इंट्रोगेटिव सेंटेंस के पैसिव वॉइस के इस दूसरे वीडियो में आप लोगों का बहुत स्वागत है। चूंकि हम लोग असर्टिव सेंटेंस को पहले अपलोड कर चुके हैं, वो आप देख भी चुके होंगे। अब देखिए इंट्रोगेटिव का ये सेंटेंस, इसमें थोड़ा सा हमने जो गलती पिछली बार हुई थी उसे हमने ठीक करने के लिए टेंस को पहले ही लिख लिया है कि अगर वॉइस में हम परिवर्तन कर रहे हैं, पैसिव वॉइस बना रहे हैं, तो हालांकि आप जो पहले बच्चा देखा होगा वीडियो उसे पक्का याद हो गया होगा। टेंस जैसे आप पहचानेंगे एक कदम आगे आपको चलना है। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट जैसे आप पहचाने कि डू डज है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है यस या यस, एक कदम आगे चलेगी तो बन जाएगा इसका वर्ब इज एम आर। और अगर इंडेफिनिट को आपने देखा तो पास्ट इंडेफिनिट को भी देख लीजिए। अगर टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म या डिड है तो ये बदल जाती है वाज वाज और वर्ब। इसके बाद फ्यूचर इंडेफिनिट भी फ्यूचर कंटीन्यूअस का वर्ब ले लेगी, विल बी और शैल बी, कोई दिक्कत नहीं। कंटीन्यूअस को भी छोड़ दीजिए तीनों के। परफेक्ट पे चलते हैं। परफेक्ट भी एक कदम आगे चलेगी तो प्रेजेंट परफेक्ट का भी हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा हैज बीन, हैव बीन। आइए पास्ट परफेक्ट में चलिए तो इसका हो जाएगा हैड बीन। फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव बीन, शैल हैव बीन लिख लीजिएगा। तीनों के कंटीन्यूअस पे चलते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, इसकी पैसिव वॉइस नहीं बनेगी। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, इसकी पैसिव वॉइस नहीं बनेगी। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस, इसकी पैसिव वॉइस नहीं बनेगी। अब बच गया है केवल कंटीन्यूअस, प्रेजेंट का, पास्ट का और फ्यूचर का। तो याद कर लीजिएगा फ्यूचर कंटीन्यूअस का भी पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। केवल बचा है प्रेजेंट कंटीन्यूअस और पास्ट कंटीन्यूअस। और आपको उस दिन भी मैं बताया था कि बी क्रिया के डू बी और हैव तीन वर्ब होते हैं, डू बी और हैव। ठीक है, टेंस का एक वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। तो बी में इज एम आर वाज वेयर, तो इसी बी को हम पैसिव वॉइस बनाते हैं। और प्रेजेंट कंटीन्यूअस में इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग। ओके, और यहां हो जाएगा कंटीन्यूअस में वाज बीइंग और वर बीइंग। केवल कंटीन्यूअस ऐसा है जिसमें एक कदम आगे नहीं जाएगा। बाकी जैसे आपको टेंस मिलेगा खांसी आ रही आज, आई एम वेरी सॉरी। एक सेकेंड सॉरी, वेरी सॉरी। कहते हैं हिचकियों में वफा ढूंढ रहा था। कोई खांसता है या कोई छींकता है या किसी को सरकता है तो लोग कहते हैं कोई याद कर रहा है। गलत बात है, कोई याद वाद नहीं करता। एक साथ जब दो काम करते हैं आप, कुछ निगलते हैं और उसी समय श्वसन प्रक्रिया जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है आपकी, जब वो काम करने लगती है तो इसी वजह से सरकता है। एक शायर था, उसने लिखा था कि हिचकियों में वफा ढूंढ रहा था, कमबख्त गुम हो गई दो बूंद पानी में। हिचकियों में वफा ढूंढ रहा था, कमबख्त गुम हो गई दो घूंट पानी में। जिंदगी तो बचपने में थी यारो, दम घुटता है मेरा भरी जवानी में। सॉरी, इसके लिए ये आई चेक कर लेते हैं। केवल एक कदम आगे इंडेफिनिट, अगला है पास्ट इंडेफिनिट, अगला है फ्यूचर इंडेफिनिट। ठीक, एक कदम आगे। इसके बाद परफेक्ट में आइए, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, एक कदम आगे। परफेक्ट कंटीन्यूअस बनाना ही नहीं है। ठीक, और कंटीन्यूअस में जब चलेंगे, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में बीइंग लग जाएगा, पास्ट कंटीन्यूअस में बीइंग लग जाएगा और फ्यूचर कंटीन्यूअस का पैसिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब, आपको परेशान होना ही नहीं। बस ये उस दिन हम लोग गड़बड़ कर दिए थे इसके क्रम को, क्योंकि फ्यूचर को जगह के कमी के कारण ऊपर लिखना पड़ा था। आज इसीलिए इसको पहले लिख दिए हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए। अब आप तैयार हैं पूरी तरीके से। चलिए, बस इंट्रोगेटिव के रूल को थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। चूंकि आप जानते हैं इंट्रोगेटिव दो प्रकार के होते हैं, पहला डायरेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट। ओके, चेक करिए। डायरेक्ट इंट्रोगेटिव क्या है, इसे जरा समझ लीजिए। ऐसा सेंटेंस जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लेके आता है। जैसे डू यू प्ले क्रिकेट, आर यू गोइंग देयर। ऐसा सेंटेंस जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो।
हेल्पिंग वर्ब क्या, डू, बी, हैव, ये ध्यान दीजिएगा, बार बार ये आएगा आपको टेंस में। डू मतलब डू या डज या इसका पास्ट फॉर्म डिड, ये इज, एम, आर, वाज, वर, ये सिंगुलर हैज, हैड। इसके बाद दो मॉडल वर्ब के रूप में हम लोगों ने ले रखा है विल और शैल को टेंस का निर्माण करने के लिए। अगर इनमें से किसी के द्वारा वाक्य की शुरुआत हो रही है, हेल्पिंग वर्ब है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, इसका मतलब वो डायरेक्ट इंट्रोगेटिव है। इसे डायरेक्ट इंट्रोगेटिव क्यों कहते हैं, क्योंकि ये सीधा सवाल करता है। हिंदी में, हिंदी के हिसाब से इसका नाम दिया गया है, ध्यान दीजिएगा, क्या तुम जा रहे हो, इसे यस एंड नो टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव भी कहते हैं, क्या तुम जा रहे हो। अब यहां पहला ही शब्द डायरेक्ट है, सीधा प्रश्न कर लिया। इनडायरेक्ट इसे क्यों कहा जाता है, इसी को बदल रहे हैं, तुम क्यों जा रहे हो। समझिएगा पहले अंतर दोनों का, क्या तुम जा रहे हो, क्या तुम जा, पहला ही शब्द, बहुत सारे शब्द है इसमें, लेकिन जो पहला ही शब्द है सीधा प्रत्यक्ष प्रश्न पूछ लिया। लेकिन यहां पे आपको दिखने में ढूंढना पड़ेगा कि क्यों कहां है, हालांकि यहां तो पहले ही दे दिया है, लेकिन अगर बड़ा सेंटेंस हो तो क्या, कब, कैसे, कहां, ये वाक्य के बीच में होते हैं, जिसे इनडायरेक्ट रूप से प्रश्न करते हैं। पहला ही शब्द प्रश्न नहीं पूछता, ये पहला ही शब्द प्रश्न पूछ रहा है। और इसकी अंग्रेजी जब बनाना है तो जो टेंस होगा उसका वर्ब आ जाएगा यहां। जैसे यहां पे आपको करना पड़ेगा आर यू गोइंग, लास्ट में क्वेश्चन मार्क है ही। और यहां इनडायरेक्ट में क्या करना पड़ेगा, वाई लगाना पड़ेगा, डब्ल्यू फैमिली, वाई आर यू गोइंग। समझिएगा अंतर दोनों का, यही समझ में आ जाएगा। डायरेक्ट इंट्रोगेटिव हिंदी के वाक्य में सीधा सीधा पहला ही शब्द प्रश्न पूछता है, लेकिन इसको ट्रांसलेट करते समय, इसको बनाते समय सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब आगे आर। इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव पहला ही शब्द प्रश्न नहीं करेगा, डब्ल्यू फैमिली का कोई सदस्य वाक्य के बीच में रहता है, इसीलिए इसे इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव कहा जाता है। और उसकी अंग्रेजी बनाने के लिए हम सबसे पहले उस शब्द की अंग्रेजी बनाते हैं, फिर बाकी सारे रूल रेगुलेशन डायरेक्ट इंट्रोगेटिव के चलते हैं। खैर, आज के इंट्रोगेटिव वाइस में हमें देखना है कि दो तरीके के यहां पे आपको इंट्रोगेटिव मिलेंगे, डायरेक्ट इंट्रोगेटिव और दूसरा इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव। इसे बदलने का, पैसिव बदलने का, चूंकि रूल हम लोग पहले लिख चुके हैं, केवल शॉर्ट फार्मूला यहां लिखेंगे दोनों का, ध्यान दीजिएगा। रूल लिखते हैं डायरेक्ट, रूल, थोड़ा जगह यहां छोड़िए एक सेकंड के लिए। अब देखिएगा, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आनी है, तो यहां भी हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी। अभी एग्जांपल समझाएंगे, ज्यादा समझ में आएगा। हेल्पिंग वर्ब, हाँ यहां एक और काम किया जा सकता है, हेल्पिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा, क्योंकि पैसिव वॉइस में आप जानते हैं सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया जाता है। तो ऑब्जेक्ट किसका, एक्टिव वॉइस का, कंफ्यूजन ना रहे इसलिए मैं लिख दे रहा हूं, ठीक। अगर सेंटेंस हो कि डू यू ईट मैंगो, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक। तो अगर यहां डू है, हेल्पिंग वर्ब से वाक्य शुरू है, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब ही यहां आना है आपका इस टेंस के हिसाब से। अब चूंकि डू या डज प्रेजेंट इंडेफिनिट का, तो एक कदम आगे चलेंगे जैसे आप, तो उसका हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा इज, एम, आर। ऑब्जेक्ट क्या है यहां, मैंगो, तो मैंगो के लिए जो पहला ही शब्द यहां आएगा इज आएगा, आ गया हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद का स्थान आ गया ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट क्या है, मैंगो, इज मैंगो। अगर निगेटिव होता तो हम यहां नॉट लगा देते, निगेटिव नहीं है, निगेटिव नहीं है तो इसको भी छोड़ा जाए। वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट, लेकिन सब्जेक्ट किसका, एक्टिव वॉइस का, और जो बच गया वो अदर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। चलिए बनाइए, डू की जगह इज आ गया, इसलिए आ गया क्योंकि जैसे इस टेंस को आप ध्यान से देखेंगे, ठीक, तो डू यू ईट मैंगो। अब देखिएगा, डू मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट का जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो उसका एक कदम आगे, एक स्टेप आगे जाएगा। तो आप उस दिन से भी मैं कह रहा हूं कि पैसिव मतलब एक कदम आगे। आइए, डू मतलब इज, एम, आर। सबसे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब ही लगानी है, और हेल्पिंग वर्ब किसके हिसाब से लगेगी, सब्जेक्ट के हिसाब से। हालांकि ये ऑब्जेक्ट के रूप में मैं लिखा हूं, इसलिए यहाँ पे एक्टिव वॉइस लिखा हुआ है, ये एक्टिव वॉइस है ना, इसका ऑब्जेक्ट क्या है, मैंगो, मैंगो आ गया। तो
इसी के हिसाब से, या यूं कह लीजिए कि हेल्पिंग वर्ब के हिसाब से ऑब्जेक्ट गवर्न होगा। तो इज मैंगो के लिए मैंगो, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होगी, थर्ड फॉर्म ईटेन बाई, और सब्जेक्ट का देखिए, सब्जेक्ट किसका, एक्टिव वॉइस का, सब्जेक्ट को यू का जब आप ऑब्जेक्ट के रूप में ले जाएंगे तो यू का ऑब्जेक्ट यू ही होता है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। बस ये है पैसिव का डायरेक्ट इंट्रोगेटिव। अगर डायरेक्ट इंट्रोगेटिव से वाक्य शुरू होगा तो पैसिव वॉइस बनाने में भी हेल्पिंग वर्ब से ही वाक्य शुरू होगा, सीधी बात, एक शब्द में याद कर लीजिए। भाई असर्टिव सेंटेंस था तो सब्जेक्ट आता था, वर्ब आता था, ऑब्जेक्ट आता था, तो ऑब्जेक्ट को पहले निकाल देते थे। एक और एग्जांपल देखिए, इसका आसान करते हैं, अभी और समझ में आएगा। हाँ, सेंटेंस अगर हम इसी सेंटेंस को असर्टिव में बना देते हैं कि यू ईट मैंगो डेली, यही वाला एग्जांपल आई थिंक कल भी था। चलिए, इसको असर्टिव है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं, आसानी के साथ बन जाएगा। आ गया, मैंगो क्या होगा, इज ईटन, मैंगो इज ईटन बाई यू डेली। ठीक, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, ये अदर है। टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट है, क्योंकि उस दिन भी हम लोग डिस्कस किए थे कि आई, वी, दे और यू के साथ क्रिया फर्स्ट फॉर्म में आएगी, ही, सी, इट और किसी नाम या किसी नाउन के साथ यस या यस आएगा। तो अब देखिए, ऑब्जेक्ट मैंगो, इसे आपने सब्जेक्ट बना दिया, कोई दिक्कत नहीं। वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट, जैसे पता चला एक कदम आगे जाएंगे तो इज एम आर, क्लियर है। वर्ब की थर्ड फॉर्म, कोई डाउट नहीं है। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है तो यू का ऑब्जेक्टिव फॉर्म यू ही होता है, प्रीपोजिशन बाई लगा के यू और बाद में अदर, कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन बेटा ये असर्टिव था, अगर इसी में चूंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट है और इंट्रोगेटिव डायरेक्ट के हिसाब से बनाना पड़े तो डू यू ईट मैंगो डेली, यहां क्वेश्चन मार्क आ गया। इस ईट में, इस ईट का जो टेंस इसमें डू छिपा हुआ था वो प्रश्न पूछने के लिए बाहर आ गया, डू यू ईट मैंगो डेली। अब इसी को अगर इसका वर्ब बाहर आ गया डू, तो पैसिव वॉइस का भी इज यहां अंदर नहीं रहेगा, ये भी बाहर आ जाएगा, सीधी इतनी सी बात है। अगर ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा तो ये भी हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा। अब देख लीजिए, डू बाहर आ गया, इज भी बाहर आ गया, इज मैंगो ईटन बाय यू डेली, इज मैंगो ईटन बाय यू डेली, कोई कंफ्यूजन नहीं है। असर्टिव सेंटेंस अगर है तो पैसिव वॉइस आप बना रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आसानी के साथ बना ले रहे हैं। अगर डायरेक्ट इंट्रोगेटिव है तो डायरेक्ट इंट्रोगेटिव मतलब पैसिव वॉइस, और सॉरी डायरेक्ट इंट्रोगेटिव मतलब हेल्पिंग वर्ब से वाक्य शुरुआत होगा, तो पैसिव वॉइस बनाते समय भी जो वर्ब आप लगा रहे हो उसको सबसे पहले रख देंगे। यहां आप देख ही सकते हैं, जैसा कि एग्जांपल से स्पष्ट है। लेकिन अभी भी ये आपको समझ में हो सकता है ना आ पाया हो पूरी तरह, इसलिए अगला एग्जांपल अगले रूल के साथ, थोड़ा सा इस रूल को अलग किया जाए जो आसानी के साथ समझ में आ जाए, इतना कंफ्यूजन ना रहे। देखिए रूल क्या है, सबसे पहले जो नियम है वो ये है कि हेल्पिंग वर्ब से वाक्य शुरू होगा। किससे शुरू होगा, हेल्पिंग वर्ब से, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। डायरेक्ट इंट्रोगेटिव है तो डायरेक्ट इंट्रोगेटिव है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा। हेल्पिंग वर्ब का मतलब क्या, डू, डज, इज, एम, आर, हैज, हैव, विल, शैल, इसी से वाक्य शुरू होगा, लास्ट में प्रश्नवाचक होगा। तो मैं कह रहा हूं कि अगर एक्टिव वॉइस हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है तो पैसिव वॉइस भी आपको हेल्पिंग वर्ब से ही शुरू करना है। उसके लिए आपको करना क्या है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हेल्पिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब का बेटा एक बात याद रखिएगा, यहां एक नया फार्मूला आपको, ये नोट कर लीजिएगा आप, ठीक है, ध्यान से लिखिएगा। हेल्पिंग वर्ब जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे पहले लिख लीजिए, अभी सब समझ में आ जाएगा। हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट डिजिट, जितना मैं लिख रहा हूं उसे लिखिए, रूल है ये, यहां लिख सकते हैं आप। क्या लिख रहे हैं, रूल। केवल यही एक वीडियो थोड़ा सा आपको अटपटा लग सकता है, टेढ़ा लग सकता है, लेकिन समझ में आएगा, 1001% इसकी गारंटी है। ध्यान दीजिए, हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट डिजिट हो गया। अब यहां आपको लिखना है ऑब्जेक्ट। जब मैं ऑब्जेक्ट यहां लिख रहा हूं तो आपको अंडरस्टूड है कि मैं किसकी बात कर रहा हूं, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट आएगा। अभी मैं एग्जांपल दे रहा हूं। बेटा अगर निगेटिव हुआ तो नॉट, नहीं हुआ तो ध्यान देके यही मैं लिख दे रहा हूं, लिख लीजिए आप भी, प्लस सेकेंड डिजिट। अभी मैं सब स्पष्ट कर दे रहा हूं, बस थोड़ा सा टाइम लगेगा, प्लीज धैर्य बनाए रहिए। सेकेंड डिजिट
इसके बाद वर्ब अपने थर्ड फॉर्म में आएगी पैसिव में, ये तो अकाट्य सत्य है। प्रीपोजिशन बाई और सब्जेक्ट। अब ध्यान दीजिएगा, ये स्थान बेटा सब्जेक्ट का नहीं है, ये जो स्थान है वो ऑब्जेक्ट का है, लेकिन हम सब्जेक्ट लिख रहे हैं आपको समझाने के लिए। किसका सब्जेक्ट? एक्टिव वॉइस का। ये स्थान सब्जेक्ट का है लेकिन हम ऑब्जेक्ट लिख रहे हैं। किसका ऑब्जेक्ट लिखना है? क्लियर हो गया होगा। प्लस अदर और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसे पहले नोट करिए, इतना पहले नोट कर लीजिए, अभी देखिए समझ में आ जाएगा खटाक से। हेल्पिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब की पहली डिजिट सब समझ में आ जाएगा। एक सेकंड, हेल्पिंग वर्ब की पहली डिजिट ऑब्जेक्ट, लेकिन ऑब्जेक्ट किसका? एक्टिव वॉइस का। अभी समझा रहे हैं। निगेटिव होगा तो नॉट लगाएंगे, नहीं होगा तो छोड़ देंगे, आगे बढ़ जाएंगे। सेकंड डिजिट अगर होगी वर्ब की तो लगाएंगे, नहीं तो आगे बढ़ जाएंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई सब्जेक्ट, किसका? एक्टिव वॉइस का। बच गया जो अदर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब देखिए एग्जाम्पल, इसी से सब समझ में आ जाएगा। पहले एक सेंटेंस में आपके सामने असर्टिव का रख रहा हूं। किसका? जो सब्जेक्ट से शुरुआत होती है, फिर उसी का इंट्रोगेटिव में चेंज किया जाएगा। अगर हम कहें चलिए फ्यूचर में कि आई शैल नॉट हेल्प यू, सॉरी असर्टिव है ना, आई शैल नॉट हेल्प यू। छोटा सा सेंटेंस आपके सामने आ गया कि आई शैल नॉट हेल्प यू। ये आप पढ़ चुके हैं इसलिए इसको रखा हूं। सब्जेक्ट आई, हेल्पिंग वर्ब के रूप में शैल, निगेटिव है नॉट, वर्ब है हेल्प और ऑब्जेक्ट है यू। कोई दिक्कत ही नहीं है। तो पैसिव वॉइस असर्टिव का रूल हम लोग यही पढ़े थे कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट को ले आते हैं। ऑब्जेक्ट स्थान पे यू है, तो यू का सब्जेक्टिव फॉर्म भी क्या होता है? यू ही होता है। यू का यू। टेंस जैसे पहचाने के विल और शैल है, फ्यूचर है, फ्यूचर एक कदम आगे जाएगा तो विल बी शैल बी, यू के साथ वर्ब आ जाएगा विल बी या शैल बी। ठीक, यू विल बी, लेकिन निगेटिव था, सॉरी, विल नॉट बी करिए, नॉट बी अभी बता रहे हैं। यू विल नॉट बी क्रिया थर्ड फॉर्म, हेल्प्ड प्रीपोजिशन बाई और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव फॉर्म मी। यू विल नॉट बी हेल्प्ड बाई मी, ये आप जानते हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। थोड़ी समस्या यहां आ रही है तो इसे अभी सही करते हैं। इसी सेंटेंस के साथ आपके समझ में आ जाएगा कि क्या करना है। अगर बेटा फॉर एग्जाम्पल हम लोग इस शैल को बाहर निकाल दें, शैल को बाहर निकाल दें कि शैल आई नॉट हेल्प यू, क्या मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा? अब इसको पूरा मिटा दे, क्योंकि अभी इससे तो आप खर्च से समझ जाएंगे, क्योंकि आप पहला बना चुके थे। एकदम सब कुछ चेंज कर दीजिए। आ जा सेंटेंस कि शैल आई नॉट हेल्प यू, ये तो डायरेक्ट इंट्रोगेटिव है ना, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो गया और लास्ट में क्वेश्चन मार्क है। अब ये फार्मूला देखिएगा, कुछ नहीं करिए, कुछ भी नहीं करना है आपको। हेल्पिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब किसके हिसाब से लगेगी? ऑब्जेक्ट के हिसाब से। ऑब्जेक्ट किसका? एक्टिव वॉइस का। ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये तो आप जानते ही हैं। तो सबसे पहले आपको इस शैल का विकल्प तलाशना होगा, हेल्पिंग वर्ब लिखना होगा, और हेल्पिंग वर्ब की कौन सी डिजिट आएगी? पहली डिजिट। चूंकि आप जानते हैं कि जैसे विल या शैल आएगा तो इसमें बी जोड़ना पड़ेगा, तो इसे पहली डिजिट मान लेते हैं, इसे दूसरी मान लीजिए। अगर कहीं है इज, एम, आर, इनके साथ अगर बीइंग लगाना है तो ये पहली डिजिट हो जाएगी, ये दूसरी डिजिट। हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन, तो एक को हैज को पहली डिजिट मान लीजिए, दूसरे को। और अगर केवल इज एम आर आ रहा है, केवल वाज वर आ रहा है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, एक ही डिजिट है उसमें। चलिए शैल को हेल्पिंग वर्ब से हटाना है, रिमूव करना है ऑब्जेक्ट के हिसाब से। तो आप बताइए यू के लिए क्या लगेगा? यहां विल लगेगा कि नहीं लगेगा? आ गया, हेल्पिंग वर्ब की पहली डिजिट विल मिल गई आपको। अब कह रहा ऑब्जेक्ट किसका? एक्टिव वॉइस का। आ तो गया, ठीक। और हेल्पिंग वर्ब में भी कौन सी डिजिट आपको लगानी थी? केवल पहली विल, तो विल ऑब्जेक्ट आ गया, यू ऑब्जेक्ट आ गया एक्टिव वॉइस का यू, निगेटिव सेंटेंस है नॉट, तो नॉट लगा दो। अब कह रहा है सेकेंड डिजिट, तो विल के साथ क्या होगी सेकेंड डिजिट में? विल यू नॉट बी, क्रिया की थर्ड फॉर्म आइए, हेल्प्ड, हेल्प प्रीपोजिशन बाई, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव फॉर्म मी, बस क्वेश्चन मार्क, कुछ अदर नहीं है, कुछ बचा नहीं है।
अभी एक सेकंड पहले आप जो सेंटेंस नोट किए थे वहां था आई शैल नॉट हेल्प यू, आपने बनाया था यू विल नॉट बी हेल्प्ड बाय मी। जैसे ये वर्ब बाहर आया वैसे ही पैसिव वॉइस जो बनाए थे उसका विल भी बाहर आ जाएगा। हेल्पिंग वर्ब से अगर सेंटेंस शुरू होगा तो पैसिव वॉइस बनाते समय भी आपको उस संबंधित टेंस की हेल्पिंग वर्ब की पहली डिजिट बाहर कर देनी है। अगर एक ही डिजिट है तो कोई दिक्कत नहीं है, इस फार्मूला में हम नॉट को और सेकंड डिजिट को छोड़ देंगे, आगे बढ़ जाएंगे, रूल यही चलेगा, फार्मूला यही चलेगा। और एग्जांपल देखिए, ऐसे नहीं होगा। अगर कह दे कि दे हैव नॉट प्लेड क्रिकेट वेरी वेल टुडे, थोड़ा सा बढ़ा रहे हैं इसको, अभी समझ लीजिए, उसके बाद इसको और बढ़ाएंगे। कह रहा है दे हैव नॉट प्लेड क्रिकेट वेरी वेल टुडे। ये सब्जेक्ट हैव हेल्पिंग वर्ब, नॉट निगेटिव, प्लेड मेन वर्ब, क्रिकेट ऑब्जेक्ट के रूप में है। यहां असर्टिव सेंटेंस लिखे हैं जानबूझ के। अब यहां सबसे पहले क्या, क्रिकेट, हैज हैव एक कदम आगे जाएगा तो बीन लग जाएगा, तो लगा दीजिए। हैज निगेटिव है तो नॉट बीन, क्रिकेट हैज नॉट बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म यहां ऑलरेडी है, प्लेड बाई देम, या ये भी कह सकते हैं प्लेड वेरी वेल बाई देम, जो भी कहना हो, देम वेरी वेल टुडे। नरेशन नहीं है कि टुडे का दैट देम बदल जाएगा, ऐसे एज इट इज रहेगा। ये हो गया आपका असर्टिव का। अब हम कह रहे हैं कि अगर हमें प्रश्न पूछना हो, हमें इस हैव को बाहर अगर यहां कर देना हो कि हैव दे, अब देखिएगा केवल यही बाहर आया, हैव दे नॉट प्लेड क्रिकेट वेरी वेल टुडे क्वेश्चन मार्क। तो जो आप ये बनाए हैं यहां से केवल इस हैज को बाहर करना है। भाई क्या प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी सब कुछ वही रहना है, बाकी सब कुछ नहीं बदलेगा। हेल्पिंग वर्ब की जो पहली डिजिट है वो आपने हैज बाहर कर दिया, ऑब्जेक्ट एक्टिव वॉइस का क्रिकेट है आपने बाहर कर दिया, निगेटिव है नॉट लग गया, सेकंड डिजिट मांग रहा है हैज के साथ बीन लगेगा, क्रिया की थर्ड फॉर्म प्लेड है ही, प्रीपोजिशन बाई आई गया, सब्जेक्ट दे का ऑब्जेक्टिव फॉर्म देम, जो बच गया अदर, लास्ट में यहां बस क्वेश्चन मार्क कर देंगे। ये छोटी सी गलती हुई थी, ठीक। अगर ये निकल के बाहर आके भाई साहब यहां प्रश्न पूछेंगे तो हमने जो असर्टिव में बना रखा था इस वर्ब को हम निकाल के यहां शुरू कर देंगे, बस इतनी सी बात है, कुछ करना ही नहीं है। लेकिन अभी केवल रूल चल रहा है, जैसे जैसे हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे, फिर जब इसका मिसलेनियस एक्सरसाइज जब चलेगा तब हम लोगों को और समझ में आएगा। आज डायरेक्ट इंट्रोगेटिव, कल के वीडियो में हम इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव लेके आएंगे और फिर दोनों को एक साथ कनेक्ट किया जाएगा, कंपैरिजन किया जाएगा, तुलना किया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।